दोस्तों पेश है मनोज कॉमिक्स की लाख टके की बात। ये कवर चित्र है उसका। दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन वसंत अवसर के अवसर पर राजा त्रिभुवन अपने दरबार लगा हुआ था। तभी कबूतर कबूतरी का जोड़ा दरबार के दरोखे में आके बैठा। तत्पश्चात उसने अपने विशेष सलाहकार से पूछा, ये कबूतर और कबूतरी अपनी भाषा में क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन ने कबूतर गुटर गुटर ध्यान से सुने। त्रिभुवन ने विशेष सलाहकारों के मुंह से अटपटे प्रश्न सुनकर लटक गई और एक सलाहकार ने थोड़ी हिम्मत करके त्रिभुवन से कहा, क्षमा करें स्वामी महाराज, कबूतर और अपनी भाषा में हमें कैसे जान सकते हैं? ये कबूतर हैं, हम मनुष्य हैं। यह सुनकर त्रिभुवन क्रोधित से चिल्लाया, जल्लादो यहाँ आओ। और फौरन काले भुजंग जल्लाद अपने तेज धार वाले हथियार तलवारें चमकती हुई उसके सामने आ खड़े हुए। ले जाओ इन सबको इनके सर धड़ से अलग कर दो। जोग्यम इधर सलाहकारों की मौत के मुंह में जाते देख त्रिशला का दिल सहानुभूति से भर उठा। बेचारे सलाहकार बेमौत मारे जाएंगे, मुझे इन्हें बचाना चाहिए। यह विचार आते ही त्रिभुवन से बोली, पिताजी महाराज, अगर आपके सवाल का जवाब दे दूं तो क्या आप इन सलाहकार को माफ़ कर देंगे? ठीक है, अगर तुम हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया तो हम इन्हें माफ़ कर देंगे। तो सुनिए पिताजी महाराज, यह कबूतर अपनी कबूतरी से कहा है कि पति का भाग्य बनाने वाली पत्नी और पत्नी का भाग्य बिछड़ने वाला पत्नी भी है। पति का भाग्य बिछाड़ने वाली पत्नी है। और त्रिशला के कथन सुनकर त्रिभुवन क्रोध के मारे पागल हो उठा। बदजुबान लड़की, इसका मतलब यह हुआ कि हम तुम्हारी माँ के कारण राजा बन की इस बुलंद पर पहुँचे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा पिताजी महाराज। खामोश, हम तुम्हारे इस कहने का मतलब साफ समझ रहे हैं। हम तुम्हें काल कोठरी में डलवा देंगे। इस लड़की को सबक मिलना चाहिए जो अपने पिता के विरुद्ध जाती है। और तुरंत ही सैनिकों को हुक्म दिया, सैनिकों, राजकुमारी त्रिशला को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो रानी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। बेकसूर बेटी को इतनी कठोर सजा मिलने के देखकर राजकुमारी का दुख अंतर्नात हो उठी। अगले ही पल बेहोश अवस्था में खो बैठी और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। और राजवैद्य दौड़कर रानी चंद्रा की नाड़ी का निरीक्षण किया। महाराज, रानी स्वर्ग सुधार गई है। ओह, रानी को आज मरना था, रंग में भंग डाल दिया। और काल कोठरी में कैद त्रिपुला माँ की मूर्ति की समाचार मिली। वह सिर उठी। भू माँ की एक माँ ही तो थी जिसने अपने सुख दुख की बात कर लिया करती थी। वह भी जालिम पिता के गुस्से की भेंट चढ़ गई। उसी दिन रानी त्रिकला ने का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर पिंजरे में बंद मैना ने पिंजरे के पास गुजर रही एक दासी ने पूछा, दासी क्या बात है? आज राजमहल में सब उदास है, राजकुमारी भी नहीं दिखाई दे रही। मैना, राजकुमारी त्रिशला के माँ को महाराज ने काल कोठरी में डाल दिया है। इस गम में रानी का स्वर्ग सुधार गई, लेकिन आज महल में सभी उदास है। यह सुनकर मैना उदास हो गई। और इस घटना के कुछ दिन पश्चात राजा त्रिभुवन वन आखरोट करने के वापस राज्य में लौट रहे थे कि एक जगह बैठकर ठिठक कर रुक गए। यह बूढ़ा नदी में पत्थर गिराकर उस कलम को कुछ लिखता है और वापस नदी में फेंक देता है। आखिर क्या कर रहा है ये? अतः वह घोड़े से उतरकर बूढ़े के पास पहुंचकर उससे पूछा, ए बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजन, मैं इन पत्थरों पर लोगों के भाग्य लिख रहा हूँ।
अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मेरी लड़की त्रिशला के भाग्य में क्या बंधा है। बूढ़े ने तुरंत नदी के पानी में हाथ डालकर कुछ पत्थर निकाले और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगा। और पश्चात राजन नीलमपुर राज्य के बासीधर नाम का एक युवक रहता है। उसके पिता का नाम मुरलीधर है। वे दोनों मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मुरलीधर के लड़के वासीधर के साथ राजकुमारी की बेटी की शादी होगी। क्या कह रहा है, एक मजदूर के लड़के से साथ मेरी बेटी की विवाह संभव? हाँ राजेंद्र, राजकुमारी का भाग्य में यही लिखा हुआ है। ढोंगी बुड्ढे, तेरी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? और त्रिभुजन क्रोध के मारे भरकर तलवार बाहर निकाल ली और अगले ही पल चाक यह देख प्रधानमंत्री चरणदेव हस्तप्रस्त रह गया। महाराज, यह आपने क्या किया? एक बूढ़े फकीर को वास्तव में बहुत पहुंचा हुआ नाजुमी था। इसकी कहा एक बात सच होती है। होती होंगी। बूढ़े को सब पर हिकारते हुए बड़ी दृष्टि से डाल वहां से आगे बढ़ गया और त्रिभुजन अपने महल में लौट कर आया और बार बार अपनी एक बात सोच रहा था। एक मामूली से मजदूर से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? इस शादी को रोकने के लिए क्यों न मैं त्रिभुजन को काल कोठरी में भूखा मार दूं और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह निर्णय देकर उसने उदासी को अपने पास बुलाया और प्रतिदिन काल कोठरी में त्रिभुजा को भोजन ले देने जाती थी। त्रिशाला को दासी, आज से त्रिशाला का भोजन पानी बंद कर, याद रहे तुम्हें कोई अन्य दासी भूल कर भी उस काल कोठरी में न जाए। जी महाराज। और कक्ष के बाहर गुजरते प्रधानमंत्री चारणदेव ने यह वार्तालाप सुन ली और सन रह गया। क्या कोई अपना इतना क्रूर भी हो सकता है, अपनी संतान को इस प्रकार मौत के मुंह में झोंक दे? कैसे भी हो, मैं राजकुमारी को त्रिशला की जान बचानी होगी। और उस रात प्रधानमंत्री चारणदेव राजा के त्रिभुवन के रूप धर कालकोठरी के द्वार पर प्रवेश किया। महाराज, आप इस समय यहाँ पर पहरेदार, कालकोठरी का दरवाजा खोल, हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने तुरंत ही आदेश का पालन किया और कालकोठरी के द्वार खुलते ही प्रधानमंत्री ने झपक कर राजकुमारी के नाक पर लपटा रखा। कपड़े में छिड़की बेहोशी की दवा सूंघकर राजकुमारी बेहोश होगी और कालकोठरी और तब कालकोठरी में घुसेगा, तब मैं कालकोठरी में घुसूंगा। और अगले ही पल पहरेदार बेहोश होकर गिर पड़ा और प्रधानमंत्री बेखटके कालकोठरी में घुस गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पिताजी महाराज, आप त्रिशला बेटी, मैं राजा त्रिभुजन नहीं, प्रधानमंत्री चारणदेव हूँ, जल्दी चलो, तुम्हें कालकोठरी से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री जी? यह समय पूछ इन बातों का नहीं है बेटी, लो जल्दी इन वस्त्रों को पहन लो। और कुछ ही देर में त्रिशला ने वेश बदल कर प्रधानमंत्री चारणदेव के साथ कालकोठरी के बाहर निकल लगा। बेचारा पहरेदार, जब महाराज को इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और कुछ देर बाद, अब बताइए प्रधानमंत्री जी, आप मुझे कालकोठरी से क्यों इस प्रकार निकाल कर लाए हो? बेटी, आज के दिन जब प्रधानमंत्री वन में अखरोट खेलने वापस लौट रहे थे तो प्रधानमंत्री ने त्रिशला को सारी बात बता दी। यह बात जानकर त्रिशाला संबंध रह गई और पिताजी महाराज, मेरा विवाह एक मजदूर से करने से डर रहे हैं, मुझे कत्ल कालकोठरी में भूख से मरने देने की सोच रहे थे। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारा कालकोठरी से निकाल लाया हूँ, पर यह महाराज को इस बात का पता चल जाएगा कि तब वे तुम्हारी तलाश में अपने जासूसों को राज्य के चप्पे चप्पे में फैला देंगे। अब क्या किया जाए प्रधानमंत्री? बेटी, मैं चाहता हूँ तुम जैसे भी हो कोई राज्य से दूर चली जाओ, कहीं भी तुम्हारी भलाई है। मेरे पास एक बहुत सुंदर संदूक है जिसमें एक माह भोजन पानी रख, वह तुम्हें लिटाकर मैं संदूक को नदी में बहा दूंगा। संदूक तेजी से हवा के आने के साथ कुछ नन्हे छिद्र हैं। इस प्रकार तुम महाराज की नज़रों से बचकर राज्य से दूर निकल जाओगी। और अगर
तुम्हारा भाग्य जीवित रहना लिखा है तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें बहती हुई नदी में किसी न किसी की नज़र पड़ जाएगी। ठीक है प्रधानमंत्री जी, जैसा आप ठीक समझे। उधर प्रतिदिन की बात ही महाराज राज त्रिभुवन महल का भ्रमण करते हुए कालकोठड़ी में पहुंचे। यह क्या, कालकोठड़ी का दरवाजा खुला पड़ा और पहरेदार बेहोश पड़ा है। वह दौड़कर कालकोठड़ी में पहुंचा। ओह, तिरसाना नहीं है। वह हड़बड़ाया और कालकोठड़ी से बाहर आया। उठ हरामजादे उठ, बता राजकुमारी कहाँ गई। ठोकर खाकर पहरेदार मित्रता ने आंख खोलकर उसकी ओर देखा और तभी त्रिभुवन ने त्रिशला के बारे में उससे पूछा। महाराज, आप ही तो कुछ देर पहले राजकुमारी को लेकर मिलने कालकोठरी में आए थे, क्या वक्त है। पहरेदार पुनः बेहोश हो गया। यह देखकर त्रिभुवन बहुत बुरी तरह दल्लाया। लगता है इस पहरेदार ने भांग पी रखी है, इसे इस बात की सजा देनी होगी। और त्रिभुवन पहरेदार की गर्दन उड़ा दी और पश्चात अपने जासूसों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, राजकुमारी त्रिशला की तलाश करो, कालकोठरी से फरार हो गई है, रात्रि का समय है, इसलिए अभी राज्य से बाहर न गई होगी। तुम्हें सुबह होने तक पहले उसे खोज कर हमारे पास ले आना है। गुप्तचर उसी समय त्रिशला की खोज में निकल पड़े। उधर प्रधानमंत्री चरणदेव ने विशाल संदूक के एक हिस्से में सूखे मेवे, फल इत्यादि रख दिए। बेटी, अब तुम इसमें लेट जाओ और मैं तुम्हें बंद कर सकूं। और वह नदी की ओर चल पड़ा। और सिर दी वह रथ नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने संदूक को रथ में उतार कर नदी पानी में बहा दिया। बेटी, तुम्हें भगवान के भरोसे नदी में के हवाले कर दिया है, अब आगे तेरी मर्जी। पश्चात वह भारी मन से वापस लौट पड़ा और लौटते समय उसकी भेंट राजा त्रिभुवन के जासूस से हो गई। तुम लोग इस समय कहाँ घूम रहे हो। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश पर हम राजकुमारी त्रिशला की खोज में निकले हैं, वह कारागार से फरार हो गई है। ओह, ठीक है, तुम लोग अपने खोज जारी रखो। इन मूर्खों को क्या पता राजकुमारी त्रिशला इनकी पहुंच से कितनी दूर जा चुकी है। सुबह होते ही क्षमा करना महाराज, सारी रात खोजते रहे पर राजकुमारी हमें नहीं मिली। नमक हरामो, क्यों इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। खींचकर त्रिभुवन ने तलवार कमान से निकाली और चारों जासूसों को मौत की घाट उतार दिया। उधर वह संदूक जिसे त्रिशला बंद थी वह 3 दिन नदी में बहता रहा। त्रिशला संदूक में लेटे लेटे हुए सूखे मेवे दिखाकर भूख मिटा दिया करती थी। और चौथे दिन संदूक बहते बहते उस स्थान पर पहुंचा जहां ज्वालापुरी का राजा नैन सिंह प्रातः भ्रमण के लिए जा रहा था। वो इतना बड़ा संदूक। और उसने आदेश देकर सैनिकों ने नदी से संदूक को बाहर निकाला। इसका ताला तोड़कर इसके अंदर क्या है। सैनिकों ने संदूक का ताला तोड़ दिया और तत्पश्चात जैसे ही उसने संदूक खोला, ओह, इतनी सुंदर लड़की, कहीं मैं कोई संकट में तो नहीं फंस गई। और नैन सिंह ने संदूक का ढक्कन बंद किया और सैनिकों से बोला, इस संदूक को हमारे महल में ले चलो। और महल में पहुंचकर नैन सिंह ने पुनः संदूक को खोला। सुंदरी, मेरे साथ विवाह कर लो, मेरी शादी तो वशीधर के साथ तो होनी है। इस राज्य के कोने राजा से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुछ क्षण सोचकर नैन सिंह से बोली, महाराज, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, इस पर मुझे इस माह की मोहलत दे दीजिए। न जाने कब मुझे संदूक के अंदर कैद घुटती रही हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, तभी आपसे ब्याह कर सकूँगी। ओह, मुझे यह मंजूर नहीं। राजन, इतना जुल्म न करो। एक माह मुझे 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। जी बहलाने के लिए 1 दिन ही काफ़ी होता है। सुंदरी, मैं तुम्हें केवल 1 दिन का मोहलत देता हूँ। 1 दिन ही सही, मैं नदी तट पर भ्रमण करना चाहती हूँ। महाराज, ठीक है, मैं तुम्हें नदी तट पर लेकर चलते हैं। और नैन सिंह श्रृंखला को लेकर नदी तट पर पहुंचा और त्रिशला
ने कुछ देर तक नैन सिंह के साथ नदी के किनारे किनारे टहलती रही और अचानक, अरे सुंदरी, यह तुमने क्या किया? ओह, कोई सुंदरी को बचाओ। लेकिन कोई होता तो त्रिशला को बचाता। नैन सिंह ऐसा ऐसा तट पर खड़ा देखता रहा और त्रिशला नदी की अथाह गल में डूबती गई और तट की ओर जाने लगी। तभी त्रिशला एक मछली के खुले मुंह में समा गई और दूसरी ओर नीलमपुर के मधुर सैया अपने बेटे बंसीलाल के साथ पहाड़ तोड़ रहा था। तभी बंसीलाल, काम छोड़ो। इसी समय पिताजी कंधे पर गांव के वैद्य के पास पहुंचा और वैद्य मुरली का निरीक्षण करा। पैर बुरी तरह कुचल गया है, इसके घुटने को काटना पड़ेगा। ओह वैद्य जी, क्या कोई और उपाय नहीं है जिससे मेरे पिताजी का पैर काटने से बच जाए? उपाय तो है बेटा का, लेकिन काफ़ी कठिन है। लाल रंग की एक विशाल मछली होती है, यदि वह मछली का मांस का लेप तुम्हारे पिताजी के जख्म पर लगा कर इसकी टांग कटने से बच सकती है। ठीक है वैद्य जी, मैं उस लाल मछली को हासिल करने के लिए कोशिश करके देखता हूँ। और अपने पिता की को झोपड़ी में छोड़ बंसी मछुआरे मित्र कमलेश के पास पहुंचा। कमलेश, जरा मछली पकड़ने वाला जाल देना। क्यों, तुझे जाल की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब बंसी ने अपने पिता के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया। सुनकर कमलेश ने उसे जाल दे दिया और बंसी ने जाल नदी पर पहुंचा और उस नदी में डाल दिया और तट पर बैठकर जाल मछली फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। और किस्मत की बात है कि जाल में वही लाल मछली फंसी जिसने त्रिशला को निगला था। और नाव में बैठे वसुंधरा ने जाल को बाहर खींचा, खुशी से उछल पड़ा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, पहली बार में ही लाल मछली फंसी है। लेकिन इतनी बड़ी भारी मछली को झोपड़ी तक ले जाना मुश्किल है, इसे थोड़ा सा भाग काट कर ले जाना ठीक रहेगा। और यह सोचकर उसने छुरे की धार से जैसे मछली का पेट चीरा। ओह, यह क्या, मछली के पेट के अंदर तो कोई मानव है। उसने मछली के दो भाग कर डाले। ओह, कितनी सुंदर है यह व्यक्ति, पता नहीं जीवित है या नहीं। और त्रिशला ने नाड़ी देखी, नाड़ी तो धीमी धीमी चल रही थी, इससे वैद्य के पास ले जाना चाहिए। और उसने मछली को थोड़ा सा भाग काट कर रख लिया और बेहोश त्रिशला को कंधे पर लाद कर नदी वहाँ से चल पड़ा। जब वह त्रिशला को लेकर झोपड़ी में पहुंचा, ओह बेटिया, यह तू किसे उठा लाई हो? तब बंशीधर ने सारी बात पिता को बताई। पश्चात, बापू, जब वैद्य को बुलाऊंगा, आकर आपको इस बेहोश लड़की को उपचार करेंगे। ठीक है बेटा, जाओ, पर जरा जल्दी लौटना, दर्द से सहना मुश्किल हो रहा है। और वैद्य ने मछली का मांस कई औषधि मिलाकर एक लेप तैयार किया। तत्पश्चात इस बेहोश त्रिशला के मस्तिष्क पर एक जड़ी बूटी का लेप किया और मुरलीधर लेप के प्रभाव से आधा घंटे के अंदर अंदर यह युक्ति होश में आ जाएगी। तत्पश्चात आवश्यक निर्देश देकर वैद्य वहाँ से चले गए। और कुछ ठीक आधे घंटे बाद, आह, मैं कहाँ हूँ सुंदरी, तुम मेरे झोपड़े में हो। तुम्हें एक मछली ने निगल लिया था, उसके पेट से मैंने तुम्हें बाहर निकाल लिया। और वसुंधरा ने सारी बात बताई। सारी बात जानकर त्रिशला से सहानुभूति से बंसी की ओर देखा। क्या मैं अपने मुक्तिदाता का नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम वशीधर है। वशीधर, तुम्हारा पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम मुरलीधर है। और यह इस नगर का नाम नीलमपुर है। यह सुनते ही त्रिशला खुशी से उछल पड़ी। ओ, इसका मतलब मैं सही जगह पर पहुंच गई हूँ। फकीर के कहे अनुसार इसी युग से मेरे साथ विवाह होना है। उसने खुशी और आवेश को दबाते हुए वशीधर से पूछा, तुम काम क्या करते हो? मैं और मेरे पिताजी मजदूरी करते अपना पेट पालते हैं। तब त्रिशला ने सारी शंका दूर हो गई। उधर चारपाई पे लेटा मुरलीधर के पास पहुंची। बापू, क्या आप
आप चाहें तो मैं आपके बेटे की बहू बनकर आपकी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन बेटी हम बहुत गरीब हैं, हमें लोग पर शादी करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबू, जब मैं आपकी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ तो इस शादी में पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं क्या है, बस आप हमें आशीर्वाद चाहिए। ओह ठीक है बेटी। मुरलीधर के कहने पर बंशीधर और त्रिशला ने भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। अब त्रिशला घायल मुरलीधर के जी जान से सेवा करने लगी, जिससे फलस्वरूप मुरलीधर जल्दी स्वस्थ हो गया और ससुर और पति के साथ त्रिशला भी मजदूरी करने लगी। इस प्रकार अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाने लगी। एक दिन राजा त्रिभुवन उस वन में अखरोट खेलने आया। उसकी भेंट एक कबलियानी सुंदरी से हुई। कौन हो तुम? मैं सांगा कबीले की रेशमा हूँ। रेशमा, तुम रेशम की तरह कोमल और सुंदर हो। हम माणिकपुर के राजा त्रिभुवन हैं। क्या तुम मुझसे विवाह हमारी रानी बनना पसंद करोगे? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। और त्रिभुवन रमेश रेशमा के साथ अपने राज्य में ले आया और उनके साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रेशमा राजकीय परंपरा के अनुसार आज की रात हम जो भी मांगोगी हम तुम्हें देंगे। ऐसे ऐसा ऐसा तब सुनिए महाराज, एक महल में मैं ऐसे महल में रहना चाहती हूँ जिसकी दीवारों पर हीरे पन्ने माणिक मोती जड़े हुए हों। ठीक है रेशमा, हम ऐसा अद्भुत महल बना कर देंगे। और अगले दिन त्रिभुज प्रधानमंत्री के चरणदेव से बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री, हम ऐसा महल बनाना चाहते हैं जिसकी दीवारों पर हीरे पन्ने माणिक मोती जड़े हों। महाराज, ऐसे महल को बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, खजाना में इतना धन कहाँ है? और प्रधानमंत्री जी, यह तो आप जानते हैं कि हम ना सुनने की आदि नहीं है। धन इकट्ठा करने के लिए प्रजा पर नए कर लगा दो, महल का निर्माण करने के लिए मजदूरों करने के लिए नगर में प्रत्येक घर से एक युवक को चुनाव कर दो। जैसे भी हो हमारी इच्छा अनुसार महल बनना ही चाहिए, जैसी आपकी आदेश। उत्तर भुजन के आदेश पर प्रजा पर नए नए कर लगा कर जबरन उनसे धन इकट्ठा किया गया और जो कर देने के आनाकानी करता त्रिभुवन के सैनिक उसके कोड़े बरसाते। राजा प्रत्येक घर से एक एक युवक को महल में निर्माण के मजदूरी का कार्य में लगा दिया और राजा का काम युवक को मुफ्त में किया जाता। और नगरवासी त्रिभुवन को कोसने लगे, ऐसा दुष्ट राजा भगवान किसी को न दे। देखना एक दिन यही त्रिभुवन को एक नए दिन पाल को हिस्सा आपसे मिलेगी। ये भगवान, जाने वह दिन कब आएगा। और एक दिन जब महल की रानी रेशमा मैना के पिंजरे के समीप से गुजर रही थी, रेशमा, तू कबीले की झोपड़ी में रहने वाली हीरे मोती के बने महल बनवाना चाहती है? याद रख, ऐसा महल यदि तूने कभी बना तो तेरे लोगों को आहों पर खड़ा होगा। रेशमा ठिनक कर रुक गई। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, फिर मुझसे किसने यह कहा? तभी पिंजरे में मैना बोली, रेशमा, मैं पिंजरे की मैना बोल रही हूँ। रेशमा पलटकर उसकी तरफ देखा। ओह, तो ये मुझे उपदेश दे रही है। ठहर, मैं अभी तुझे मजा सिखाती हूँ। और रेशमा पिंजरे को खोलकर जैसे ही मैना को पकड़ना चाहा, ओह, मैंने आकाश में उड़ गई और रेशमा के हाथ मलती रह गई। और त्रिशला में पहाड़ पर अपनी पत्नी के ससुर के साथ मजदूरी कर रही थी, तभी उड़ती हुई मैना उसके पास पहुंची। राजकुमारी त्रिशला, तुम महल से छोड़कर चली आई, पर मैंने आखिर तुम्हें खोज ही लिया। त्रिशला ने मैना को उठाकर चूम लिया और मेरी प्यारी अच्छी मैना, मुझे क्षमा कर देना। मेरे परिवार की स्थिति कुछ इस प्रकार घटी कि तुम्हें अपने साथ लाने में असमर्थ थी। और शाम को त्रिशला मैना को आपस में झोपड़ी में ले आई। अच्छी मैना, मेरे नगर में कुछ समाचार सुनाओ। पिताजी कैसे हैं? राजकुमारी जी, नगर व आपके पिताजी के बारे में न ही पूछो तो अच्छा है। और फिर तुम्हें बताओ, तुम्हारी पिता दूसरी विवाह कर लिया है। उसने अपनी नई रानी के कहने पर आकर प्रजा पर बड़े जुल्म
ढा रहा है। यह सुनकर त्रिशला दुखी हो गई। मैना, यह तूने बहुत बुरी खबर सुनाई है। दुखी को परेशानी से त्रिशला रात को भर नींद न आई। सुबह जब पति और ससुर के साथ कर काम जाने लगी, राजकुमारी मेरा कहा मानो तुम अपने पति और ससुर के साथ समीप ही मेरू पर्वत की खुदाई करो। मेरू पर्वत की खुदाई, यह तुम क्या कह रही हो मैना? राजकुमारी जी, मैं वहाँ मेरू पर्वत पर्वत खड़ा है। आज से 2000 वर्ष पहले वहाँ स्वर्णनगर नाम की एक नगरी थी। स्वर्णनगर के समीप एक ज्वालामुखी फटा था और एक बार ज्वालामुखी फूटा तो सारा स्वर्णनगर खोलते हुए ज्वालामुखी के अंदर दब गया और आज स्वर्णनगर जो का तो हुई ज्वालामुखी के सूखे मावे के नीचे दबा पड़ा है। मेरू पर्वत की खुदाई करने पर तुम्हें स्वर्णनगर हासिल होगा। ऐसा तब तो मैं मेरू पर्वत की खुदाई अवश्य करूंगी। और त्रिशला दौड़कर झोपड़ी से बाहर आई और अपने पति और ससुर को मैना की कई सारी बात सुनकर मुरली से बोली, मैना रानी, विश्वास तो नहीं होता, पर चूंकि यह बात तुम कह रही हो तो इसलिए आज से ही हम मेरू पर्वत को खुदाई करने जाएंगे। और तब से वे मेरू पर्वत की ओर चल पड़े। मैना उसके आगे आगे उड़ रही थी और मेरू पर्वत पर पहुंचकर ही अपने कार्य में जुट गई। दिन भर तीनों खुदाई कर में जुटे रहे और शाम तक उन्होंने मेरू में खुदान में वस्तु से टकराई। ओह, यह क्या आवाज़ है? यह आवाज़ कैसी नहीं होती? और मैना फुदक कर उसके पास आई। राजकुमारी जी, लगता है पहले दिन आपको अपने कार्य में सफलता मिल गई। थोड़ा सी खुदाई और करो। अच्छा मैना। और विशाल ने तुरंत खुदाई करने लगे और थोड़ी सी खुदाई करने पश्चात वे आश्चर्य से उछल पड़े। ओह, ओ राजकुमारी जी, बधाई हो। ओ राजकुमारी जी, आप बधाई हो। महल का सबसे ऊंचे वाला गुम्बद है। यह सुनते ही बासीधर और मुरली खुशी से चिल्ला उठे। ओह, मैना, तुम्हारा कहा सच निकला। उस दिन सब मेरू पर्वत से खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौट गए। अब त्रिशला और पति और ससुर तीनों प्रतिदिन मेरू पर्वत की खुदाई पर जाते और खुदाई करते। उनकी मेहनत का नतीजा धीरे धीरे सामने आने लगा था और 6 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात पूरा का पूरा स्वर्ण उन तीनों को खोदकर पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाल लिया था। और त्रिशला, आज तुम्हारी मेहनत में सफल हुई। आज तुम इस देश की रानी हो। नहीं मैना, तुम गलत कह रही हो। इस देश मेरा हक नहीं, मेरे पति और ससुर का अधिकार है। पर मानव विहीन इस नगरी पर राज करने का क्या क्या करेंगे? यह नगर रूपद विहीन है। पशु पक्षी का कलबर मानो की आवाज़ें नहीं गूंजती। तब यहाँ हमारे यहाँ बेकार है। इसकी फिक्र न करो। तुम राजा कुंवारी सकाला, राजकुमारी सकाला, मैं इस बात का भी इंतजाम किए देती हूँ। और सिद्धि नीर नगर के राजा अभी मंत्री के पास जा पहुंची। राजन, आपको कुछ पता भी है कि आपके राज्य में सीमा में स्थित मेरू पर्वत पर किसी राजा ने अपना स्वर्ण नगर बचा लिया है? यह क्या कह रही हो मैना? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। स्वयं अपनी आंखों से देख लो। महल देख कर सीधी आपके पास आ रही हूँ। ओह, हमारी बादशाह पर हमला करने की हिम्मत की है। हमारी ज़मीन पर किसने स्वर्ण महल बसाने की जरूरत की? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज, महाराज, बिना एक पल की देर किए आप सिर धीर स्वर्ण नगर पर हमला कर दीजिए, नहीं तो स्वर्ण नगर का निर्माता सिद्धि आपके राज्य पर भी कब्जा कर लेगा। तुम ठीक कहती हो मैना। और सिद्धि अभिमंत्रित अग्निमंत्रित ने पट्टी पढ़ाकर मैना पुनः स्वर्णनगरी की ओर उड़ गई। और सिद्धि वह स्वर्णनगरी में त्रिशला के सामने थी। राजकुमारी जी, नीलम नगर का राजा अभिमंत्रित भटका हुआ है। वह सिद्धि दल बल के सहित स्वर्णनगर पर हमला बोलने वाला है। यह तुमने क्या किया मैना? हम तीनों और विशाल सेना का कैसे सामना कर पाएंगे? घबराओ नहीं राजकुमारी जी, युद्ध में जीत आप लोगों की होगी। वो कैसे? सुनिए, स्वर्ण नगर
मैं शास्त्र में जितने भी शास्त्र पढ़े हैं सबको लावों के नीचे दबे पड़े रहने के कारण वह चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो गई है, जिससे परिणामस्वरूप सामने वाला आक्रमणी चुंबक प्रभाव से सीधा उनके पास खींचा चला आएगा और जिसके स्वर्ण नगरी के शास्त्रकार में शस्त्र होंगे। हम इस प्रकार चुंबकीय प्रभाव के कारण आक्रमणकारी निस्तेज हो जाएगा, उसके शरीर जान नहीं रहेगी, वह स्वतः ही कुछ ही देर बाद पृथ्वी पर गिरकर मर जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, स्वर्ण नगर का रतानांग में केवल वे प्रवेश कर सकता है जिसके स्वर्ण नगर में खुदाई से मिले वस्त्र पहने हुए हैं। तुम लोगों ने खुदाई में मिले वस्त्र ही पहनकर शास्त्रगृह में जाना होगा, तभी तुम शास्त्रों के प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा तुम भी शास्त्रों के प्रभाव में आकर मारे जाओगे। ओह, तो स्वर्ण नगर के शास्त्रगृह में शास्त्र तो अद्भुत हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तुम्हें नील नगर में जाकर राजा अभिनेत्र को हमारे विरुद्ध क्यों भड़काया और हमारा क्या फ़ायदा होगा। सुनो राजकुमारी जी, नील नगर की प्रजा अपने राजा अभिनेत्र के मन में घृणा करती है, जिसका कारण अभिनेत्र बिना बात ही आसपास के राज्यों पर आक्रमण करता रहता है, जिसके विजय प्राप्त होने के साथ साथ उसकी सेना भी अनिविक्त सैनिक वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। और नील नगर की प्रजा व्यर्थ की लड़ाइयों को झेलते झेलते तंग आ चुकी है, उसकी यह घृणा को हम पूरा फायदा उठाएंगे। मैं ना धीरे धीरे अपनी योजना त्रिशाला और बंशीधर और मुरली के सामने समझाने लगी। सारी योजना आप जानने समझने के पश्चात त्रिशला प्रश्न भरी दृष्टि से मैना की ओर देखा। मैना, निश्चित ही तुम बहुत अच्छी योजना बनाई है और नीलनगर का राजा अग्निमित्र अपनी सेना के एकत्रित कर घोषणा की, हमें इसी समय मेरू पर्वत पर बने स्वर्ण महल पर आक्रमण करना है। याद रहे, स्वर्ण महल में तुम लोग अपना कौशल दिखाना है। यह सुनते सैनिक कानाफूसी सी होने लगी। फिर एक और युद्ध, हे भगवान, हमारे इस हिंसा प्रिय राजा को कब सद्बुद्धि आएगी। न जाने व्यर्थ में युद्ध नीलनगर में कितने ही बेटों को खून बहाया है। राजा अभिनेत्र के मन ही मन कोसते हुए सैनिक अग्निमित्र को क्षमता से मेरू पर्वत की ओर चल दिए। और उधर स्वर्ण नगर के राजमहल की छत पर बैठी मैना ने त्रिशला से कहा, राजकुमारी जी, दूर से उड़ती धूल आ रही है, लगता है राजा अभिनेत्र अपनी सेना के साथ समीप पहुंचा है। यह सुन त्रिशला बंशीधर से कहा, स्वामी, प्रतिज्ञा की घड़ी आ गई है, अभी पहुंची है, हम तुम तैयार हो जाओ। त्रिशला, तुम उस विशाल सेना की कल्पना कर मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। स्वामी, इस प्रकार हिम्मत न हारने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप युवा हैं, आपको इस प्रकार डरना नहीं चाहिए। और त्रिशला ने इस प्रकार बार बार समझाने से मुरली बंशीधर में हिम्मत बंधी और तब खुदाई में मिले अस्त्रों को शास्त्र कर पहुँचे। स्वामी, दुश्मन का सामना करने के लिए आप तलवार उठा लीजिए। ठीक है। और वे सब स्वर्ण नगरी के मुख्य द्वार पर के समीप पहुँचे। अब तुम मेरी योजना के अनुसार मुख्य द्वार का छोटा गेट खोल दो। और बंशीधर ने ऐसा ही किया। पश्चात वे सब मुख्य द्वार के पीछे खड़े हो अभिनेत्र को वहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा करने लगे। और सिद्ध अग्निमित्र अपनी सेना सहित स्वर्ण नगर के बाहर पहुँच गया। नगर की चारदीवारी को बहुत ऊंची है, इसे फांद कर नगर में प्रवेश करना मुश्किल है। यहाँ तो एक रास्ता है, मुख्य द्वार खुले छोटे गेट से अंदर घुसने का चेष्टा करनी चाहिए। और अग्निमित्र ने छोटे द्वार से अंदर प्रवेश करने लगा और अंदर कुछ
ही दूर पर बंशीधर चुंबकीय तलवार लिए खड़ा था और द्वार के अंदर प्रवेश करते अग्निमित्र की चुंबकीय तलवार ने उसे खींचा जाने लगा। ओह, यह क्या? यह तो तिलस्म है। मैं न चाहते हुए भी इसे सामने खड़े तलवारधारी की ओर खींचा चला आ रहा हूँ और सिर दी वह पत्थर की मूर्ति की तरह बंशीधर के सामने खड़ा था और कुछ ही पलों बाद वह समस्त ही निस्तेज होकर पृथ्वी पर जा गिरा पड़ा। यह देख मैना ने त्रिशला से कहा, राजकुमारी जी, यह राजा अग्निमित्र मर गया चुका है, इसलिए अब इसकी सेना चुंबकीय तलवार का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तुम ठीक कहती हो मैना, निर्दोष लोगों की जान लेकर भले हमें क्या मिलेगा। मैना उड़कर नगर के चारद्वारी के बाहर खड़ी सेना के पास पहुंची। सैनिकों, तुम्हारा हिंसा प्रिय राजा अग्निमित्र मर चुका है। क्या कहा? राजा अग्निमित्र मर गए? सैनिकों, अग्निमित्र की मृत्यु के बाद सुनने पर हर्ष दौड़ गया। यह देख मैना उनसे बोली, सैनिकों, राजा अग्निमित्र निसंतान था। उसके मरने के बाद नील नगर का राज सिंहासन खाली हो गया है। मैं तुम्हें एक ऐसे सुयोग्य पत्र के बारे में बताती हूँ जो अग्निमित्र का नया राजा बनने के सर्वोत्त योग्य है। कौन है वो? उसका नाम बंशीधर है। वह सैनिकों उसी राजा से अग्निमित्र को मारा है। ओह, ऐसे पराक्रमी को तो हम शीघ्र से अपना राजा बनाने को तैयार हैं। और यही वो समय था जब त्रिशला और मुरलीधर के साथ बंशीधर भी चारद्वारी से बाहर निकला। यही है बंशीधर। सैनिकों, नए राजा बंशीधर की जय। और बंशीधर की जय जयकार से वातावरण गूंज गया और बड़ी धूमधाम से बंशीधर को नील नगर का राजा बना दिया गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस तरह मेरा बेटा राजा बनेगा। यह बहू मेरे लिए त्रिशला भाग्य से हुआ है। और नील नगर की रानी बन त्रिशला मैना से कहा, मैना, आज तक मैंने जिज्ञासा बार बार मेरे मन में उठ रही है कि मैंने यह जिज्ञासा कभी तुम्हें प्रकट नहीं की, लेकिन अब उस जिज्ञासा को प्रकट करना चाहती हूँ। वह जिज्ञासा क्या है रानी त्रिशला? मैना, तुम जिस प्रकार तुमने मेरा साथ दिया, इस प्रकार कई सच्चा हितैषी ही साथ दे सकता है। तुम्हारा कारण ही मेरा पति इस देश का राजा और देश की रानी बनी हूँ। पिंजरे से निकलकर तुम सीधी मेरे पास चली आई। आखिर क्यों तुम उड़कर कहीं और न जा कर? यह बात मेरे रहस्य है। रानी त्रिशला, तुम आज सब कुछ जानना चाहती हो। तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगी। सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सिद्ध महात्मा योगी योनि में था और मेरा नाम मैना की योनि में थी। और एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा तप कर रहा था। उसी पेड़ पर तुम बैठी थी। तभी तुमने मेरे ऊपर बीट कर दी और जिससे मैं क्रोध हो उठा। मेरी क्रोध अग्नि आंखों से जैसे ही तुम्हारी ओर देखा, तुम जलकर भस्म हो गई, नीचे पृथ्वी पर गिरी। मैंने क्रोध में आकर भस्म कर दिया था। इस पर मेरा अपराध भगवान शिव नाराज हो उठे। उन्होंने मुझे मैना मरने जाने का श्राप देते हुए कहा, जिस मैना को तुम भस्म किया है वह अगले जन्म में राजकुमारी त्रिशला के रूप में जन्म लेगी और तुम्हें मैना बनकर आजीवन उसका साथ देना है, संकटों से उबारना है। ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। सो रानी त्रिशला, मैंने भगवान शिव का आदेश मानकर इस जन्म में तुम्हारे साथ हूँ। ओह, तो यह बात है। इस घटना को बीते कई वर्ष हो गए। इस तरह में नीलनगर का राजा स्वर्ण नगर दोनों नगरों का एकीकरण कर एक नए नगर का बंशीधर नगर नाम दे दिया गया और बंशीधर का संचालक बंशीनगर के राज्य के चारों ओर सुख संपदा राज्य था। रानी त्रिशला नियम बना लिया का था। वह प्रतिदिन गरीबों भिखारियों को भोजन वस्त्र बांटती थी। एक दिन, ओह, यह तो पिताजी महाराज हैं, इनकी यह दशा कैसे हो गई? उसने एक सैनिक को उस भिखारी को अपने पास बुलाया। अपने सामने अपने पिता को खड़ा देखकर त्रिशला उससे बोली,
आपकी आंखों को क्या हुआ बाबा? क्या तुम जन्म से अंधे हो? त्रिशला की आवाज़ सुनकर भिखारी चौंका और अन्याय ही उसकी बैराक आंखों से आंसू भर आए और देखकर त्रिशला उससे कहा, क्या बात है बाबा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? रानी जी, अगर मेरी जान बख्शी दो तो मैं कुछ कहूँ। कहाँ कहो, तुम्हारी जान बख्शती है बाबा? तो सुनो रानी, त्रिशला नाम की एक बेटी थी जिसकी आवाज़ हूबहू तुम्हारी आवाज़ जैसी थी। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, लेकिन मेरी आंखों की आंसू आ गई। तुम्हारी वह बेटी अब कहाँ है बाबा? पता नहीं वह अब कहाँ है। वैसे उसे मारने की मैं कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने। भगवान ना जाने अब वह दुनिया में है या नहीं है। बाबा, तुम्हारी बेटी मरी नहीं, जीती जागती है, यही समय तुम्हारे सामने खड़ी हो। पिताजी महाराज, त्रिशाला तुम मेरी बेटी हो, त्रिशाला हो। मत मत कहो मुझे महाराज, मेरा राजपाट न जाने कब कामों से छीन चुका है। लेकिन यह सब कैसे हुआ पिताजी महाराज? नई माँ कहाँ है? बेटी, तुम्हारी नई माँ के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। उसका कहना मानकर प्रजा पर अत्याचार करता, न प्रजा मुझे मेरे राज्य से निकालती। पिताजी महाराज, मुझे सब विस्तार से बताइए। सुनो बेटे, तुम्हारी नई माँ मुझसे ऐसे अद्भुत महल की इच्छा प्रकट की जिससे कि दीवारों पर हीरे पन्ने माणिक मोती जड़े हों। ऐसा महल बनवाने के लिए अपार धन की आवश्यकता थी। धन इकट्ठा करने के लिए मैंने प्रजा पर नए नए कर लगा दिए। राज्य नवियों को महल निर्माण के लिए मजदूरी पर लगा दिया, जिससे असुतोष फैल गया। एक दिन जब मैं नई रानी रेशमा के साथ रथ में बैठा नगर पर भ्रमण कर रहा था तो कुछ असंतुष्ट नगरवासियों ने मेरे रथ पर हमला बोल दिया और रानी रेशमा तो तुरंत जान से मार दिया। मेरी आंखें फोड़ दी। प्रधानमंत्री चरणदेव की हस्ताक्षर से मेरी जान बच सकी। और तब प्रजावासियों ने मुझे धक्के देकर नगर से बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री चरणदेव मणिपुर का नया राजा घोषित कर दिया। तब बेटी भिखारी बनकर पर नगर नगर घूमता फिर रहा हूँ। ओह पिताजी, दुखद आवाज़ देखकर त्रिशला दुखी हो उठी। कुछ सोचकर त्रिभुवन से बोली, पिताजी महाराज, आप कई वर्षों पहले आपने कहा था कि पति का भाग्य बनाने वाली भी पत्नी होती है और पति का भाग्य बिगाड़ने वाली भी पत्नी होती है। तब आपने मेरी बात को नहीं मानी, क्या अब आप मेरी बात को नहीं मानेंगे? बेटी, तुम ठीक कहती हो। उस समय मैंने राजमद में चूर होकर राजमद में अंधा हो नकार बैठा था। अब मैं सच स्वीकार करता हूँ, मैंने किसी बात की लज्जा नहीं है। तुमने ठीक कहा था। और त्रिशलांदे त्रिभुवन की साथ महल में ले आई और मैं ना वर्षों तक त्रिशला के पास रही। उसकी मृत्यु हो गई। आज मेरी प्यारी मैना मुझे छोड़कर चली गई। और त्रिशला महल के उद्यान में मैना की समाधि बनवाई और प्रतिदिन उस पर फूल चढ़ाया जा करती थी। अंधा त्रिभुवन भी अब उसके साथ रहने लगा था। समाप्त दोस्तों।